गाइस, मैं विनय सर। आप देख रहे हैं एवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले प्रसव अवस्था, प्रसव पूर्व की अवस्था। पहला पढ़ेंगे प्रसव पूर्व की अवस्था, जिसे गर्भाधान से जन्म तक या 9 माह तक माना जाता है। दूसरा पढ़ेंगे इसके अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत दूसरा पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष या 6 वर्ष तक माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो है 6 वर्ष तक शैशवावस्था मानते हैं, लेकिन NCERT जो है जन्म से 2 वर्ष मानता है। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। इसको 2 रूपों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, जिसे 6 से 9 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, 10 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। चौथी अवस्था है बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था। इसे 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना जाता है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूर्व किशोरावस्था, जिसे 12 से 15 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा उत्तर किशोरावस्था, जिसे 15 से 18 वर्ष तक माना जाता है। और इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ हो जाता है। इसे 40 वर्ष तक माना जाता है, प्रौढ़ावस्था तक। और इसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जो है 6वां आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जिसे 50 वर्ष से जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 50 वर्ष से इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने 60 से 70 वर्ष तक माना है। इसके बाद हम एक एक करके एक एक अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें हल करवा दिया जाएगा। हाँ, बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पहली अवस्था है प्रसव पूर्व की अवस्था, जिसे गर्भाधान से जन्म तक या 9 माह तक माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रसव पूर्व की अवस्था में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि प्रसव पूर्व की अवस्था की कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप कर सकते हैं 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है बीजावस्था या डिंबावस्था। पहली अवस्था बीजावस्था या डिंबावस्था। दूसरी है भ्रूणावस्था। दूसरी कौन सी है? भ्रूणावस्था। प्रसव पूर्व की अवस्था। तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ऐसे करके दे सकता है परीक्षा में कि 3 अवस्थाओं के बारे में दे सकता है और कह देगा कि इनमें से कौन प्रसव पूर्व की अवस्था नहीं है या कौन सी प्रसव पूर्व की अवस्था है। अगर है पूछ रहा है तो इन तीनों में से एक दिया रहेगा और 3 नहीं दिया रहेगा। अगर इनमें से नहीं है तो तीनों को दिया रहेगा, तो उनमें से एक अलग रहेगा जो वही नहीं होगा। तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि प्रसव पूर्व की अवस्था के कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो पहली बीजावस्था या डिंबावस्था, दूसरी भ्रूणावस्था, तीसरी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब हम एक के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बीजावस्था या डिंबावस्था, जिसे गर्भाधान से 2 सप्ताह तक माना जाता है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक माना जाता है। इसके अंतर्गत निषेचन के लगभग, यह जो अवस्था होती है, निषेचन के लगभग 10 दिन बाद निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण, अर्थात निषेचन के लगभग 10 दिन बाद निषेचित अंडे का गर्भाशय से क्या होता है?
चिपक जाता है, अर्थात उसकी भित्ति से चिपक जाता है, जिससे वहाँ से पोषण लेना प्रारंभ कर देता है। अगली अवस्था है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से 2 माह तक माना जाता है। यह भ्रूणावस्था जो होती है दूसरे सप्ताह से 2 माह तक की मानी जाती है। इसके अंतर्गत सभी मुख्य आंतरिक एवं बाह्य अंगों का निर्माण एवं कार्य आरंभ हो जाता है। जैसे यौन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जिससे शिशु के लिंग का पता किया जा सकता है। जिससे शिशु के लिंग का पता किया जा सकता है, लेकिन आप जो है लिंग का पता नहीं कर सकते, क्योंकि यह अब कानूनन अपराध है। भ्रूण या लिंग का जांच करवाना ही कानूनन अपराध है, ऐसा ना करें। गर्भनाल, नाभिरज्जु तथा एमनियोटिक सैक विकसित हो जाता है। प्रसव पूर्व की अवस्था की अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, जो 2 माह से जन्म तक माना जाता है। इसके अंतर्गत आंतरिक अंग लगभग अपनी पूर्ण विकसित अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में आंतरिक अंग लगभग अपनी पूर्ण विकसित अवस्था तक पहुंच जाती हैं। व्यवहारिकता की उम्र 6 से 7 माह में आ जाती है। 6 से 7 माह में आ जाती है। इसमें व्यवहारिकता मतलब धीरे धीरे क्रियाकलाप करने लगता है। अगला पॉइंट है शिशु की क्रियाविधि शुरू हो जाती है। अर्थ शिशु की क्रियाविधि शुरू हो जाती है, जैसे पैर चलाना, वह पैर चलाने लगता है, पलटना, वह पलटने लगता है, मुक्का मारना, वह मुक्का मारने लगता है, अंगूठा चूसना आदि क्रियाएं वह करने लगता है। अगला पॉइंट है शिशु अपनी लंबाई का 20 गुना हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में शिशु अपनी लंबाई का कितना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है। 5वां पॉइंट है इस अवस्था तक हाथ पैर के नाखून विकसित हो जाते हैं, बाल विकसित हो जाते हैं, पलकें आदि विकसित हो जाती हैं। सामान्यतः बच्चा माँ के गर्भ में 38 सप्ताह या 266 दिन तक रहता है, जिसके बाद वह जन्म लेता है। अगला पॉइंट है प्रसव पूर्व अवस्था में जन्म से पहले तथा जन्म के बाद दोनों में विकास 2 आधारीय सिद्धांतों के अनुसार अग्रसर होता है। पहला सिद्धांत है मस्तक अधोमुखी सिद्धांत, जिसे सिर से पैर की ओर कहा जाता है, अर्थात इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसके अंतर्गत सिर से धड़ के निचले हिस्से में विकास होता है। जैसे भ्रूण का सिर मस्तिष्क तथा आंखें शरीर के अन्य भागों की तुलना में जल्दी विकसित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है मस्तक अधोमुखी सिद्धांत में सबसे पहले क्या होता है, भ्रूण का सिर, फिर मस्तिष्क, फिर आंखें, फिर शरीर के अन्य भागों की तुलना में जल्दी विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं, भ्रूण का सिर, मस्तिष्क, आंखें जो है अन्य भागों की तुलना में सबसे जल्दी विकसित हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है निकट से दूर, नजदीक से दूर दिशा में। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया होती है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। सबसे पहले भ्रूण का सिर और धड़, फिर पैर तथा भुजाएं, और अंत में हाथों की तथा पैर की अंगुलियां विकसित होती हैं।
इसके बाद हम गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है मातृ कारक। जो मातृ कारक के अंतर्गत हैं वो पहला है माँ का पोषण। माँ का पोषण, माँ के आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। कुपोषित महिलाओं में संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। यदि माँ का पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो बालक के ऊपर उसके विकास पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए माँ को उसको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत नियमित व्यायाम कब्ज से बचाता है। यदि माँ नियमित व्यायाम करती है तो उसे कब्ज से बचाता है। श्वसन तंत्र ठीक रहता है। परिसंचरण तंत्र अर्थात रक्त का परिसंचरण तंत्र जो है ठीक कार्यगति से करता है तथा प्रसव सुरक्षित होता है। और इन क्रियाओं के करने से जो प्रसव होता है वह सुरक्षित होता है। अगला पॉइंट है माँ का स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत माँ की कोई बीमारी है या कोई संक्रामक रोग है, जैसे HIV पॉजिटिव हो जाए तो भी बाल विकास को प्रभावित करती है। लंबे समय से अगर बीमारी भी है तो भी विकास को प्रभावित करता है। माँ का वजन कम या ज़्यादा है, माँ का अगर वजन कम या ज़्यादा है तब भी विकास को प्रभावित करता है। ये सभी गर्भकालीन विकास को प्रभावित करती हैं। ये सभी जितनी भी हैं, जैसे कि माँ की बीमारी है, संक्रामक रोग है, लंबी बीमारी हो, माँ का वजन या कम या अधिक हो, ये सभी क्या हैं? गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला कारक है दवाओं का सेवन। माँ जिस चीज को खाती है, अर्थात माँ जिस चीज को खाती, कोई भी वस्तु खाती है, वह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की भांति प्लेसेंटा को पार करके गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है प्रभावित करने वाले कारकों में माँ की आयु सामान्यतः 21 वर्ष की आयु के पश्चात या बाद हार्मोन्स की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे रक्तस्राव होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए माँ की आयु भी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में गिना जाता है। गर्भवती महिला को मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक विकास को क्षति पहुंचती है। यदि कोई महिला अगर गर्भवती है तो उसे मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उसके विकास पर, उसकी बौद्धिक क्षमता पर, उसके विभिन्न विकास को अवरुद्ध कर देता है। अगला है एक्सरे। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसे एक्सरे नहीं करवाने चाहिए। इससे उसके बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाला कारकों में अत्यधिक तापमान भी है। अधिक तापमान के कारण महिला के प्रसव का गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए अत्यधिक तापमान भी क्या है? गर्भकालीन अवस्था को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। पिता के ये धूम्रपान करना तथा शराब पीना, नशीली दवाइयों का सेवन करना भी बालक को प्रभावित करता है, क्योंकि बालक का जो जन्म होता है उनके क्रोमोसोम्स के ही कारण होता है। यदि पिता धूम्रपान करता है, शराब पीता है या यदि नशीली दवाइयों का सेवन करता है तो रक्तचाप जैसी बीमारियों का होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए पिता को भी धूम्रपान करना नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं बताना चाह रहा था कि प्रसव काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास को हमारी आनुवांशिक रूपरेखा, जिसे ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रसव काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास को
हमारी आनुवांशिक रूपरेखा, जिसे हम ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, को निर्देशित करती है। कभी कभी परीक्षा में ब्लूप्रिंट के बारे में पूछ लेता है, तो आप जाने रहिए कि आनुवांशिक रूपरेखा ही क्या है, हमारी ब्लूप्रिंट है। इसलिए विशेष तौर पर इसको याद रखिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।